साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी और अच्छी शुरुआत आपको जीवन में कामयाबी के बड़े और ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है। साथियों, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। आज आपकी पहचान, आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूं जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश और दुनिया में जिनको आज नाड़ी वैद्य के नाम से जाना जाता है, उनके हाथों की 3 उंगलियां जब मरीज के हाथ के ऊपर पड़ती हैं तो एक्सरे मशीन की तरह से कंप्लीट उसके शरीर की एक रूपरेखा सामने रख देती हैं और बता देते हैं कि आपके शरीर में किस प्रकार का रोग है, क्या व्याधि है। और इतनी बड़ी शख्सियत कोई एक दिन में नहीं बनते हैं। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितना सामर्थ्य अर्जित करना पड़ता है, कितनी मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ता है, कितनी एकाग्रता अपने जीवन में लेकर के आनी पड़ती है, कितनी सतत साधना करनी पड़ती है, ये सारा आज हम जानेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, आज मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी का। वैद्य जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी को आप सभी जानते हैं, नाड़ी वैद्य कायाकल्प के माध्यम से आज आयुर्वेद के द्वारा लोगों को आरोग्य दे रहे हैं और लोगों का जीवन बचा रहे हैं। हर व्यक्ति की ज़ुबान पर आज सत्य प्रकाश आर्य का नाम रहता है। तो हम जानेंगे कि सत्य प्रकाश आर्य जी ने जैसा नाम के साथ आर्य है, तो उनका जो शुरुआती जीवन है वो कैसा रहा, कहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वैद्य जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने जो है अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। खास करके आप इस एक तरह से ये सामाजिक क्षेत्र भी है और जहाँ चिकित्सा का क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं समाज का भी क्षेत्र है। देखिए, शिक्षा तो प्रारंभ में माता पिता से ही चलती है जी। तो मेरे पिताजी मास्टर रामनारायण आर्य जो यज्ञ के द्वारा वृष्टि कराते थे और आर्य समाज से उत्पन्न थे और उन्हीं के कारण बचपन से ही मुझे आर्य समाज का, मेरे दादाजी भी आर्य समाजी रहे हैं, तो आर्य समाज का स्वाभाविक हमारे अंदर गुण आना चाहिए था। और माताजी भी मेरी जो हेडमास्टर रही और हिंदी की टीचर थी, तो वो भी आर्य समाज से थी। तो उनके कारण जो था आर्य समाजी विचारधारा मिली। मैं अपने गांव फरमाना में, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में है गांव फरमाना, वहाँ स्कूल में पढ़ता था। सरकारी स्कूल में पढ़ता सरकारी स्कूल में पढ़ता था और छुट्टियों में मैं गुरुकुल सिंहपुरा आता था, जहाँ मेरे गुरु स्वामी आचार्य चंद्रवेश जी आज जिंदा हैं। सौभाग्य है कि मैं उनके सामने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। और वहाँ स्वामी इंद्रवेश जी से मैं बड़ा प्रभावित रहा और उनका विशेष स्नेह मेरे साथ था। कई बार हम उनसे कहते थे तो कहते थे काम वो करना चाहिए जो किसी ने नहीं किया। तो मैंने पिताजी से कहा, जब 10वीं किया मैंने, पिताजी मुझे कोई ऐसी बताइए कि मुझे इंग्लिश ना पढ़ना पड़े और मैं संस्कृत या हिंदी से ही मैं अपना नाम कहूँ जी। तो उस समय BMS को, आयुर्वेद को कोई नहीं जानते नहीं थे लोग। और आयुर्वेद करना भी नहीं जानते थे। निठल्ला व्यक्ति आयुर्वेद को करता था डॉक्टरों में, क्योंकि सभी MBBS बनना चाहते थे। उस समय एक ट्रेंड था कि जब तक इंजेक्शन ना लगेगा पैसा नहीं मिलेगा। पिताजी बोले तो देख लिया आयुर्वेद है। मैंने कहा ठीक है, मैं आयुर्वेद में ही करूँगा। तो मैंने स्थल भोर में एडमिशन ले लिया, बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद कॉलेज स्थल भोर में एडमिशन लिया। तो ईश्वरीय इच्छा थी कि मैं उस समय 1 साल छोटा था उम्र में। अच्छा। लेकिन उस समय जो महंत थे हमारे, वो भी संस्कृत प्रेमी थे जी, श्रीनाथ जी महाराज। तो उन्होंने कहा भी अपने नाम की व्याख्या करो। मैंने संस्कृत में अपने नाम की व्याख्या करी। तो जो क्लर्क बैठा था बोला जी इसकी उम्र 1 साल छोटी है। बोला कोई बात नहीं, व्याख्या बड़ी ज़बरदस्त की है, 1 साल बड़ा है। मैंने उसने मेरी आयु को न देख करके मुझे एडमिशन दे दिया। शायद वो एडमिशन नहीं देते तो अगले साल मुझे BMS में भी एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि डोनेशन चलता था। उसके कारण बगैर डोनेशन के, क्योंकि साधारण परिवार था, मुझे एडमिशन मिल गया। संस्कृत से बड़ा प्रेम था और वहाँ संस्कृत के कारण बड़ा स्नेह भी मुझे मिला। एक बार श्रीनाथ जी जो थे, हमारी कैंटीन होती थी, हम कैंटीन में बैठे हुए थे, तो वहाँ गाजर काट करके रख रखी थी और दूसरी टेबलों पर जो था वो चाय थी। और देख के बोले अभी गाजर जो है किसने काट के रखी, ये किन की टेबल है। तो कहा अभी ये जो है इसके नाम की गाजर आती है। और मेरे साथ जो आदमी बैठे थे सभी गाजर खा रहे थे। बोला भाई तू चाय क्यों नहीं पीते। मुझे चाय तो गंदी चीज़ है, ये तो अंग्रेज़ों की चीज़ है, हमारी भारतीय चीज़ तो सब्जी है, मैं तो इसको खाऊंगा।
तो बोला क्लास कौन सी है आपकी। जब मैं सेकंड ईयर में आ चुका था और लंबी चोटी रखता था, बैग रखता था, 2 साल तक लोगों को ये नहीं पता था कि मैं डॉक्टर का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि सभी हाई-फाई बच्चे होते हैं। हाई-फाई BMS में तो बड़े वैसे हाँ। रहते। तो बोला भाई ठीक है, आप तो बड़े अच्छे वो हैं, तो आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा जी मैं हॉस्टल में रहता हूँ। उन्होंने मेरी हॉस्टल की फ़ीस माफ़ कर दी, अच्छा। मेरा भोजनालय माफ़ कर दिया। बोले तेरा माफ़ है सभी, क्यों तुम बहुत अच्छे गुणों को लेकर आ रहा है। तो गुरु को वहाँ भी हम यज्ञ किया करते थे, खेल कूद में बड़ा अच्छा थे। तो सभी लोग जो थे एलोपैथी को पढ़ते थे, तो एलोपैथी मॉडर्न को ज़्यादा करते थे। मैं संस्कृत के श्लोक घोटता था, मंत्रों को याद करता था, क्योंकि मैं इंग्लिश का घोर विरोधी रहा हूँ। बोलने में भी मैं विरोधी रहा हूँ, उसका इच्छा भी नहीं करती थी कि मैं बोलूँगा इसको। मैंने अपनी आयुर्वेद की शिक्षा पूरी कर ली। वैसे सरयूनाथ की आपने बात कही, सरयूनाथ जी निश्चित रूप से मठ में जो है एक मठाधीश कहिए या यहाँ के संचालक थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आर्य समाज की विचारधारा से भी प्रभावित थे और इसीलिए वो संस्कृत को भी और आर्य युवकों को अक्सर प्रेरित करते रहते थे, जैसा मैंने स्वामी इंद्रवेश जी से सुना। स्वामी सरयूनाथ जी के कारण ही अस्थल भोर में जो आयुर्वेद चल रहा था ना, जो प्रकाष्ठा थी, वो उन्हीं के कारण था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि आयुर्वेद में लोग कुछ करें। उस टाइम फार्मेसी हमारी बड़ी ज़बरदस्त होती थी, हमारे लेक्चरर भी बड़े विद्वान होते थे। उसके बाद ऐसा नहीं रहा, तो उनकी विशेष इच्छा थी, संस्कृत प्रेमी थे। संस्कृत और आयुर्वेद जो है उनको दोनों को। आपने पिताजी की बात कही है जी, मैं पिताजी के बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर समाज में आर्य समाज की गतिविधियों में हम उनको देखते रहे, और कहीं चाहे यज्ञ करवाने की बात हो और बारिश करवाने की बात हो यज्ञ के माध्यम से, या बारिश को रुकवाने की बात हो। आप कहते हैं कि वृष्टि यज्ञ विशेषज्ञ थे, वो वृष्टि करवाने के काम में बहुत मेहनत के साथ लगे हुए थे। मैंने 2-3 जगह देखा भी और वो सफल परीक्षण उन्होंने किए भी। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि उनके व्यक्तिगत जीवन ने आपको कैसे प्रभावित किया। पूर्ण रूप से प्रभावित तो उन्हीं के जीवन ने किया है, क्योंकि वो तो बड़े कर्मठ थे और आर्य समाज के प्रति, यज्ञ के प्रति इतने कर्मठ थे वे कि वो रिश्तेदारी में नहीं जाते थे। कहीं उनको कोई बुलाता था यज्ञ के लिए, वो चले जाते थे। यज्ञ के लिए आप चाहे उनको 20 किलोमीटर बुला लीजिए, वो खुद पैदल चले जाते थे। और ये भी कहते थे आप यज्ञ कराओ, सामग्री मैं दे दूंगा, घी मैं दे दूंगा। और उन्हीं के लिए उन्होंने अपनी सर्विस भी छोड़ दी थी, वॉलंटरी सर्विस ले ली थी रिटायर होने से पहले ही कि मुझे यज्ञ करना है, क्योंकि यज्ञ के प्रति बड़ी इच्छा थी। और वो यज्ञ से वृष्टि के लिए तो पूरे भारत में उनके अनुभव होते थे, जाने जाते थे। लेकिन कुछ सरकारी व्यवस्थाओं का वो नहीं मिल पाया, नहीं तो शायद वो वृष्टि यज्ञ विशेषज्ञ विद्वान के रूप से आज पूरे भारत में हमारे अंदर कंट्रोल होता कि हम जब चाहते वर्षा करवा सकते थे। और इससे आर्य समाज की भी एक आर्य समाज की उन्नति करता है और भारत में भी बड़ा कृषि का विकास होता है। लेकिन उस समय उनको इतना महत्व नहीं मिला। शायद आज मेरे समय पर होते तो मैं शायद उन उन्नतियों पर उनको दिखा देता, मीडिया के सामने ला करके, मीडिया के सामने भी और साधनों से भी, उन साधनों से भी मैं करा देता। अब जैसे कोरोना का ये चला था, इससे पहले जो अतिवर्षा हो रही थी, शुष्कता चल रही थी, हम विशेष उनके कराते। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जब खाने के लिए दाने हुए तो चना नहीं था, चने हुए तो दांत नहीं रहे। तो खैर पिताजी के सपनों को आप पूरा करेंगे, ये तो हमें विश्वास है। मैं आगे आपको थोड़ा सा यहाँ से आगे लेकर के चलता हूँ। जब आपने BMS कर लिया अस्थल भोर मठ से, आपने BMS करने के बाद फिर कार्य क्षेत्र में कैसे उतरे आप? मैंने अपने गांव में प्रैक्टिस किया। तो मेरे गांव के एक डॉक्टर होते थे, ताऊ कहते थे, बोला बेटे गांव में आ गया क्या करेगा। मैंने कभी भी इंजेक्शन या गोलियां नहीं दी, मैं चूर्ण देता था। मैंने चूर्ण से दवाइयाँ ली, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चली। मुझे लगा कि ये सभी मेरे माता जी पिताजी का अच्छा प्रभाव रहा था विद्वान व्यक्तियों में। तो सोचा भी मास्टर जी के लड़के हैं इसलिए भीड़ आ रही है। अपने गांव को छोड़ करके मैंने गांव भैंसवाड़ था उसमें क्लिनिक किया, वहाँ भी फिर अच्छी प्रैक्टिस चली। मैंने सोचा कि सभी को पता चल गया अभी फरमाना मास्टर जी का लड़का, और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, मेरे गाँव वाले भी वहीं पहुँच जाते थे। वहाँ भी मेरी खूब अच्छी प्रैक्टिस चली। फिर मैंने तीसरा गाँव जिसराना था उसमें किया, प्रैक्टिस अच्छी रही। मुझे सोचा ये हरियाणा के आदमी हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, इनमें द्वेष भाव नहीं होता, और लगावश जो है ये बेचारे आ जाते हैं। यूपी को तेज बोलते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश में चला गया, राजेंद्र नगर में, उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में। तो वहाँ भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चली। मैंने सोचा यार भारत में तो अच्छी चल रही है, पर विदेशी लोग कहते हैं बड़े तेज़ होते हैं। तो मैं मलेशिया गया, मॉरिशस गया, मैं यूरोप हॉलैंड में गया। मैंने देखा वहाँ सब अच्छी प्रैक्टिस चलती है और खूब लोग आते थे। तो मैंने सोचा भाई विदेश में जाने से क्या फ़ायदा है, इन सभी लोगों को अपने देश में लाना चाहिए। और हमें विदेश में जाएंगे क्या फ़ायदा है, अपने देश में आएंगे तो अपने देश का कुछ रोज़गार बढ़ेगा, आएंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो फिर मैंने रोहतक में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वहाँ भी एक हमारा साथी था, वो लाल बत्ती की गाड़ी रख रहा था। लाल बत्ती उसने मेरे सामने रोक दी।
रोक के बोला भाई लाल बत्ती का तो स्वाद ही न्यारा होता है। मैं बोला मैं वैद्य हूँ और वैद्य का प्रभाव भी सबसे अलग होता है। तो एक संस्कृत में श्लोक था कि राजा जो है एक देशे पूज्यते, नरपः एक देशे पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। पूजे जाते हैं। मैं तो विद्वान था, मगर हमारे तो पूरे विश्व के राजा आएंगे। मैं ठीक है, तेरी लाल बत्ती जो है आज सामने है मेरे, ये लाल बत्ती वाले मेरे पास आएंगे, लाइन में लग करके आएंगे, मैं वो प्रभाव डाल दूँ। तो मैंने एक कर्मठता अपने अंदर किया कि मुझे जब तक ये लाल बत्ती वाले यहाँ लाइन में नहीं लगेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। तो अब इसके लिए आपने कितने मतलब मेहनत करी, कितना समय एक दिन में आप आयुर्वेद के लिए और इस साधना के लिए देते रहे हैं? शुरू से ही पूरा समय मैंने पढ़ाई में ही लगाया है। जैसे मुझे फुर्सत मिलती थी मैं चरक को पढ़ता था कि मैं कोई नई चीज़ निकालूं। मेरी कभी इच्छा नहीं रही कि मैं छोटे मोटे रोग का काम करूं। ये साधारण चीज़ें थी, दुनिया कर रही थी, हमें तो वो चीज़ करना चाहिए जो नहीं कर पाया। इसलिए मैंने कैंसर पर, HIV पर और शुरू से ही कहा भी जो नहीं ठीक हो रहा वो आ जाइए, चाहे वो माइग्रेन के रूप में है, चाहे सर्वाइकल के रूप में है, चाहे कब्जी के रूप में है। हमने उन्हीं रोगियों कहा भी जो नहीं ठीक होते हुए आ जाए और मैं आपको लाभ दूंगा, क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है कि जितना पुराना रोग होगा उसको उतना ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। अच्छा भाई जी, मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ। खास करके साथियों, आपने देखा होगा आयुर्वेद के व्यक्ति जो है ना वो कहीं ना कहीं जो टेस्ट करवाते हैं उनसे बच करके रहते हैं, परंतु आप हर मरीज़ के अपने यहाँ पे टेस्ट भी करवाते हैं, हर बार टेस्ट करते हैं। अब आए हैं तब भी टेस्ट होंगे, बाद में दवाई खाने के बाद भी आप अपने से टेस्ट करके उनकी सारी रिपोर्ट्स रखते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आयुर्वेद में हम ये सिद्ध नहीं कर पाए, ठीक कर दिया भले ही हमने 3 दिन में पीलिया को ठीक किया, लेकिन मॉडर्न ढंग से बता नहीं पाए, प्रमाण नहीं दे पाए, प्रमाण नहीं दे। इसलिए आज हमने अपनी एक लैब बनाई है, एक रिसर्च सेंटर बनाया है कि हम इसको मॉडर्न ढंग से बता पाए कि हमारी पीलिया को दूर करने वाली इस दवाई ने क्यों काम किया, कैसे काम किया, क्योंकि डाटा तैयार हो जाए और हम उसको स्टैंडर्डाइज करके आयुर्वेद के एलोपैथी के बराबर में दिखा सकें इस दवाई ने इसलिए काम किया। और क्योंकि आजकल तो हर व्यक्ति रिपोर्ट्स को देखता है कि दवाई खाने से पहले आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, दवाई खाने के बाद आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। यदि उनमें डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं वो ठीक होने की तरफ बढ़ रही हैं, तो आयुर्वेद को उससे बल मिलेगा, उसकी स्थापना होगी। व्यक्ति को भी मानसिक बल मिलता है। पहले ये थी, अब ये ठीक हो गया, मानसिक बल मिलता है, और बल मिल गया तो रोग ठीक होने में और सुविधा मिलती है, उसकी भी शांति है और हमें ये विश्वास हो जाता है ये दवाई है इसको ठीक कर दिया। तो एक कॉन्फिडेंस खुद को भी आता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो सामने मरीज के रूप में बैठा हुआ है उसको भी कॉन्फिडेंस आता है। वैसे जी, मैं आगे आपको थोड़ा सा और लेकर के चल रहा हूँ। आपने बहुत सी दवाइयों के ऊपर शोध किया है, तो वो जो शोध किया है वो कितनी कारगर रही, उसके लिए आपने क्या क्या मेहनत की, वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। देखो, मेरे से पहले भी मेरे गुरुजन रहे हैं, बड़े विद्वान रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि प्रभाव जो दवाई का था वो कहीं ना कहीं कमी रहेगी। हमने कहीं चरक में भी हर जगह देखा है, स्वस्थ वर्त में भी देखा है, अष्टांग संग्रह में भी लिखा हुआ है कि गुरु की सेवा, गौ सेवा और यज्ञ का उसने बड़ा विधान दिया था। शायद हमारे यहाँ प्रत्येक उस वैद्य ने उस चीज़ को छोड़ दिया था, ना उन्होंने गौ की सेवा की, वृद्ध की शायद माता पिता की सेवा की हो, मैं नहीं मानता, लेकिन यज्ञ नहीं करते थे। तो मैंने उस चीज़ को ढाल करके अपने जीवन में कोई हमें गौ की भी सेवा करनी होगी, यज्ञ भी करना होगा और अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा करते हुए फिर हम जो इस औषधि का निर्माण करेंगे वो औषधि ज़्यादा प्रभाव डाले। उन्हीं की वो औषधि बनाई हुई जो वो दे रहे थे उतना प्रभाव नहीं डाल रहे थे, लेकिन जब हमने इस ढंग से बना करके उसको दिया तो उसने काफ़ी प्रभाव डाला। उसके साथ जो फिर बनाने वाले थे मैंने उनको भी शुरू किया, भी आप भी यज्ञ को शुरू करो, आप भी गौशाला में रोजाना जाओ, सेवा करके आधा घंटा लगाइए, उसके बाद मेरी औषधियाँ बनाइए। तो उससे औषधियों का जो प्रभाव लगा, जो भाव उनका जो भावों के साथ वो आया, उससे जो जिसको मैं बार बार कहता हूँ जो हमारी औषधियाँ भावों से भावित हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित हैं, क्योंकि मेरा कार्यकर्ता भी वो रोजाना काम कर रहा है और मैं भी खुद वो कर रहा हूँ और फिर इस भाव को लेकर कर रहा हूँ कि औषधियों में कहीं ना कहीं ताकत होती है। ये पूर्व काल में आपने देखा अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के लिए च्यवनप्राश बनाया, जो बूढ़े थे और वो बुढ़ापे में जवान हो गए, संतान को पैदा किया। आज च्यवनप्राश खांसी भी दूर नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं अंतर था। अब हमने भावों से भावित तो बना दिया, लेकिन हमारे पास औषधि का संग्रह केंद्र नहीं था। तो अभी हमने अपना जो हर्बल पार्क बनाया है उसमें डेली यज्ञ करते हैं, औषधियों को आहुत किया जाता है और यज्ञ से वहाँ जो औषधियाँ पैदा हो रही हैं उन औषधियों से जब मैं औषध का निर्माण करूँगा कई गुना और ज़्यादा। आप तो दैनिक जो यज्ञ करते हैं, मैंने कई बार देखा, आप लाइव भी जब कार्यक्रम होता है तो आपके जो मरीज हैं उनको भी आप यज्ञ में बैठा के रखते हैं। वो उस समय जितने आते कहते हैं भाई आप बैठना चाहते हैं,
बोले आज ही बैठना चाहते हम आए इसलिए तो आप बैठिए, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये विचार तो आ ही गया, जान के कि और फिर याद भी आता भी हमारे पूर्वज तो सभी यज्ञ करते थे, तो कोई भी था, एक एक राजा जो था अश्वमेध यज्ञ करता था, सहस्त्र यज्ञ करता था, तो हमारे यहाँ तो यज्ञ का प्रावधान था। आपने अश्वमेध यज्ञ की बात की, आपने भी तो ये अश्वमेध यज्ञ शुरू किया हुआ है। मैंने, क्योंकि हम रोजाना प्रार्थना में करते थे, मैंने आया कि ये शब्द हम प्रयोग करें कि अश्वमेध आदि रचा यज्ञ परोपकार को, अगर दूसरे की भलाई के लिए हम हमेशा अश्वमेध यज्ञ करते रहे, ये अश्वमेध यज्ञ हम कर नहीं रहे, तो मन में आया भाई ये अश्वमेध यज्ञ हमें करना चाहिए। और सौभाग्य रहा कि उसी समय ये महामारी भी आ गई, इस महामारी को नष्ट करने में इस अश्वमेध यज्ञ का बड़ा प्रभाव। और देखिए कितना, मैं तो प्रभु का, अपने गुरु का आशीर्वाद समझता हूँ कि जैसे हमने यज्ञ को शुरू किया तो यज्ञ इसलिए था, अश्वमेध यज्ञ भी वातावरण शुद्ध होगा, वायरस खत्म होंगे, पर्यावरण शुद्धि होगी और भारत का पूरे विश्व पर एक प्रभाव जमेगा। और आप देखिए आज पूरे विश्व में भारत की अलग ही शाख बनी हुई है। कोरोना के बावजूद भी भारत जो है बिल्कुल आज प्रभुत्व बढ़ा है और प्रदूषण तो हमारा खत्म ही होगा, चाहे लॉकडाउन के कारण हुआ कुछ भी हुआ, हमारा वातावरण बड़ा शुद्ध हो गया। कि 600% कम आ गया पोल्यूशन पहले से, तो वो कुछ तो गाड़ियां नहीं चल रही, कुछ हवन भी आर्य समाज, लेकिन हम मानते हैं कि हमने जो था अश्वमेध का जो संकल्प लिया है वो भी मजबूत और वो चला है, उस संकल्प के, इसीलिए पहले ऋषि मुनि संकल्प से ही ठीक कर देते थे। तो ये एक संकल्प ही था कि हमने इच्छा की कि हमारा विश्व में नाम हो हमारे भारत का और वातावरण को हम शुद्ध करें, सूर्य की प्रखर किरणें ऐसी उत्तम औषधियों का निर्माण करें जो बड़ी से बड़े रोग को हरण कर सके। तो आचार्य जी ये आपका यज्ञ कब तक चलेगा? ये और थोड़ा 1 साल का ही 2 मार्च 2020 से शुरू हुआ है और 1 मार्च 2021 तक चलेगा, 1 वर्ष पर्यंत ये लगातार चलेगा। और इसमें पूरे भारत के जो हैं पंडित जी आएंगे, विद्वान आएंगे जो वेदों का सस्वर पाठ करेंगे और सस्वर वेद का पाठ चलता रहेगा और यज्ञ जो है चलता रहेगा। वह जी आपसे मैं एक थोड़ी सी हट के बात कर रहा हूँ, आपका जो ये जो सारा सिस्टम जो चल रहा है, आज आपकी शाखाएं जगह जगह हैं, तो इसके माध्यम से आप कितने लोगों को रोज़गार दे रहे होंगे या आगे कुछ रोज़गार देने की योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए अभी हमारी 48 शाखाएँ हैं पूरे भारत में, तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो बेरोजगार था, जिसको हम रिटायर्ड कहते हैं, हम कहते हैं अपना फ़ोन रखो और आप लीजिए, हर महीने 20 से 50 हज़ार रुपये कमाएंगे। मैं उनका रेट नहीं बढ़ा रहा, जो मैं अपने यहाँ औषधि का रेट है वे रेट वही देते हैं, मैं उसमें 20% कमीशन उनको देता हूँ। और इस तरह से वे लोग हमारे साथ जुड़ गए। फिर हमने जो 8वीं पास 10वीं पास बच्चे हैं, BA पास हैं, जो कहीं काम नहीं मिलता, हम कहते हैं 7 दिन मेरे यहाँ ट्रेनिंग करो और मैं आपको एक अच्छा नेचुरोपैथी का ज्ञान कराऊँगा और आयुर्वेद का ज्ञान कराऊँगा, जिससे आप रह करके कम से कम जो सरकार एक निर्धारित किया है 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह, और प्रत्येक एक नौजवान चाहे वो 8वीं पास है और चाहे वो ज़्यादा पढ़ा है वो उसको प्राप्त करेगा और कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। और वो करके हमारी इच्छा है कि पूरे भारत में हम इसको, भारत में ही नहीं विदेशों में भी बच्चों को भेजेंगे और काफ़ी लोगों को आह्वान किया है। और इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भी हमने लोगों को कहा कि हमारे यहाँ आगे रुकिए, हम आपको मंत्र चिकित्सा सिखाएंगे, जो पहले मंत्र चिकित्सा थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो चीज़ तो शुरू नहीं हो पाई, रुक गया। बिल्कुल यज्ञ हमारा चल रहा है, तो उसमें हमने आह्वान किया लोगों को, बच्चों को आए यहाँ रहें, 7 दिन में हम आपको मंत्र चिकित्सा सिखाएंगे, यज्ञ सिखाएंगे और आपको ऐसा बना देंगे कि 20-25 हज़ार रुपया आप हर महीना बगैर किसी परिश्रम के कमा सकते हैं। वह जी बिल्कुल, मैं आप समाप्त कर रहा हूँ कार्यक्रम को, मुझे पता आप भी व्यस्त हैं। आप के यदि कार्यक्रम कोई व्यक्ति सुनना चाहे, देखना चाहे, किसी बीमारी का घर पे बैठे बैठे इलाज जो है वो ढूंढना चाहे, तो उसमें आपकी क्या मदद मिल सकती है? देखिए हमारी बड़ी इच्छा थी कि हमारे पूर्व जानते थे कि घरेलू इलाज जिसको बोलते हैं, रसोई घर का इलाज, आज वो ख़त्म होता जा रहा था। तो मैंने जहाँ कहीं लोग करते थे उनसे भी उसको लिया, सारा अपना एक YouTube चैनल बनाया नाड़ी वैद्य कायाकल्प के नाम से। आप YouTube चैनल पर जाकर के देखिए, मैंने प्रत्येक रोग के वो घरेलू इलाज लिखे हैं। जो लोग एक्सपर्ट होते थे, अब एक पुड़िया दे दिया उसने मोतियाबिंद को ठीक कर दिया, 3 दिन की पुड़िया में उसने टाइफाइड को ठीक कर दिया, उस सभी इलाज को मैंने उसमें लिखा है कि हमारा वो ज्ञान जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसी ज्ञान के कारण देखिए रामायण महाभारत में कहीं हॉस्पिटल नहीं दिखाई देते, विज्ञान की बड़ी बातें, उस एक श्रुति ज्ञान था जो हमारे सभी को था, लेकिन आज की इस पीढ़ी में या मेरी पीढ़ी में वो ख़त्म हो गया। तो हम उसको ज़िंदा रखने के लिए वो सभी मैंने जो घरेलू ज्ञान है, जो रसोई घर का ज्ञान है और आधुनिक जो दवाइयाँ हैं वो भी मैंने बताई हैं, जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, अगर आप उनको खा करके ठीक कराइए। क्योंकि डॉक्टर के पास जाना, जो आज एलोपैथी डॉक्टर, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़े डाकू हो गए। ये इलाज नहीं कर रहे हैं, ये दबा रहे हैं। एक रोग को नष्ट करने का ये जो इलाज नहीं कर रहे, ये दबा रहे हैं, और दबी हुई चीज़ जो फिर एक बार प्रखर होकर आती है, जैसे ही दवा को बंद करते हैं कई गुना ज़्यादा होकर के बढ़ जाती है और उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। तो आप सभी जानिए इसको, जिससे हम स्वस्थ रह सकें,
समृद्ध रह सकें और अपने आयुर्वेद की इस कला को अपने आने वाली पीढ़ियों को दे करके जा सकें। उसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प बनाया। आप उसको कभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर जाकर के किसी भी रोग के बारे में देखिए। नहीं मिले तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज आप उसमें जान सकते हैं। नाड़ी वैद्य कायाकल्प यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के मामले में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे चैनलों में आज चल रहा है नाड़ी वैद्य कायाकल्प। आप उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने पसंद की या अपनी ज़रूरत की जो वीडियोज़ हैं आप उसमें ज़रूर देखें। वैद्य जी, आपका संदेश भी चाहेंगे। आज जिस तरह से कोरोना का पूरा प्रकोप चल रहा है तो क्या लोग सावधानी रखें, क्या उनको आप संदेश देंगे? क्योंकि लॉकडाउन भी जो है वो थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है, तो अब ऐसा नहीं कि कहीं असावधानी हो जाए और कुछ बड़ी बात हो जाए। देखो, सबसे महत्वपूर्ण तो ये तो समसामयिक स्थिति है। आज हमें क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों को अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। जो अपने इतिहास को या अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं वो कौम कभी भी विकास नहीं करती। इसलिए हमें अपने पूर्व काल के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, अपनी संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है। और उस संस्कृति में अपने आप ही आपका इस कोरोना से बचने का उपाय है कि हमें नमस्ते करनी चाहिए। कोई भी बाहर से आता है उसके हाथ पैर धोकर के अंदर प्रवेश कराना चाहिए। मैं कल रामायण देख रहा था तो उसमें राम भी किसी आश्रम में जाते तो उनके पहले हाथ और पैर धुलवाए। यही करते थे अतिथि, जब हमारे यहाँ आता था पैर धोते थे। अभी पैर धोइए, हाथ धोइए, ठीक है ना। उसके बाद मुँह प्रक्षालन करा करके फिर उसका प्रवेश कराते थे। ऐसे ही करना चाहिए। फिर दूसरा था भाई, हम सबसे प्रिय प्यारी भाषा में बोलें और घर रह करके खाएं, तो उससे क्या है, इम्यून सिस्टम बनता है। आप बाहर का होटलों का खाना बंद कर दीजिए, घर में बैठ कर खाइए। यही तो थी हमारी संस्कृति। आप ऐसा खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, रोग से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। और साथ में ये उन्होंने जो कहा सफाई का, सरकार जो कह रही है ये आज कह रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो शुरू से ही लिखा, हाथ पैर धोवा करके साफ करके ही अंदर बुलाते थे। सुबह नहाते थे, शाम को नहाते, दोनों टाइम में समय का स्नान हमारे यहाँ लिखा है। अभी स्नान होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को याद करना, पुरानी प्राचीन वैदिक संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। आप अपना लोगे तो एक वायरस नहीं, आगे रोजाना वायरस आते रहेंगे, क्योंकि हम उस चीज़ को तो भूलते जा रहे हैं। प्रत्येक वायरस का बचाव है, जो आज आए हैं उनका भी, और जो नहीं आए हैं आगे आएंगे वो भी आपके अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति तो इतनी प्रखर है, उसने तो प्रारंभ में ही उन चीज़ों को दे दिया जो अंतिम समय तक आपके पास आ सकते हैं। उन सब का इलाज उसमें दे दिया, तो वहाँ करना चाहिए। और सबसे अच्छा तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास एक भी पैसा है तो सबसे पहले गऊ को खरीदिए। गऊ जो आदमी पाल लेगा तो हमारा घी उत्तम हो गया, दूध उत्तम हो गया। और घी दूध ही अमृत है। ये अमृत ही आपको रसायन का काम करेगा, रोग से बचाने का काम करेगा, और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गऊ का पालन बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर से यक्ष ने एक प्रश्न किया था कि यदि आप प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि गौ पालन करें। और वैद्य जी भी यही बता रहे हैं, यदि आप समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं तो गौ पालन जरूर करें। वैद्य जी का एक संकेत था आप सभी के लिए कि यदि हम आज जो बीमारी चल रही है उनसे बचना है तो कहीं ना कहीं हमें प्राचीन वैदिक संस्कृति की जो हमारी धरोहर है उसको अपनाना होगा, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे घर पर हमारे जीवन शैली के माध्यम से हो। साथियों, आज आप हमारे साथ जुड़े रहे इस कार्यक्रम में आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मिशन आर्यवर्त को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को सोशल मीडिया फॉर्मेट, चाहे वो आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, चाहे ट्विटर है, सभी फॉर्मेट के ऊपर शेयर जरूर करें। वैद्य जी, आप आज हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं आप इसी प्रकार से समाज के नव निर्माण में लगे रहेंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया, और आप सभी का भी, मैं दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस मिशन आर्यवर्त से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही वास्तव में आपको सही दिशा दे सकता है। तो साथियों, आपकी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि वैद्य जी किसी और विषय पर बोलें तो या तो आप नाड़ी वैद्य कायाकल्प देख लें, यदि उस पर कोई वीडियो ना हो, या तो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के कमेंट बॉक्स में लिख दें या मिशन आर्यवर्त के कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम प्रयास करेंगे जल्द ही दोबारा वैद्य जी से मिल करके उस विषय के ऊपर भी कोई ना कोई विशेष जानकारी लेकर के आएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, समाज में चलना है, कोरोना के साथ आगे बढ़ना है और इस जंग को जीतना है। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।